प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास के अंदर 5.1 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे 10वां क्वेश्चन। वो क्या है अब देखते हैं। 10वां क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे आपने 9वां क्वेश्चन किया था। आपको पहले इसको प्रूव करना है कि a² + 4a - 42i बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले चेक करते हैं कि LHS हल कर रहा हूँ मैं। LHS है क्या आपका a² + 4a - 42i। a² का मतलब आपको इसको 2 बार लिखना है, -8 5 2 4 -8 5 2 4, उसके बाद +4 a लिखना है, -8 5 2 4, फिर लिखना आपको -42 और i होती है इकाई मैट्रिक्स। और इकाई मैट्रिक्स में विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अब देखो, 2 मैट्रिक्सों का हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्सों का गुणा करने के लिए प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई होती है, तो -8 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा? +64। अब 5 को 2 से करेंगे तो +10। अब ठीक इसी प्रकार इसको इससे करेंगे तो -8 को 5 से करेंगे तो -40, 5 को 4 से करेंगे तो 20। अब बारी आ गई सेकंड रो की। 2 को -8 से करोगे -16, 4 को 2 से करोगे 8, 2 को 5 से करोगे 10, 4 को 4 से करोगे 16। अब +4 हैं, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा? -32, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो 20, 8, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो 16, -42 को अंदर मल्टीप्लाई करना 42 0 0 42। अब देखते हैं आगे कितना बचता है। ये कितने हो गए? 64 और 10 74, प्लस -32, उसके बाद -42। संगत अवयव ही जुड़ते हैं और संगत अवयव ही घटते हैं। अब देखते हैं -40 और +20, तो -20 बचे, +20 और ये -0। अब बात करते हैं इसकी। -8 बचे, यहाँ +8 और आगे वाले में -0, -0। अब बात करते हैं इसकी। 26 +16 और -42। ध्यान देने योग्य है। देखो आप, ये तो 74 है, ये -74 क्या हो जाएगा? 0। ये 20 + के, ये 20 - के 0, 8 8 - के 0। 26 और 16 42, 42 में से 42 गए 0। बताओ ये 0 मैट्रिक्स आए या नहीं आए? यही आपकी कौन सी साइड थी? RHS। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताया था कि तत्पश्चात का मतलब होता है इतना करने के बाद आप A इन्वर्स निकालो। और A इन्वर्स निकालने का मैंने तरीका बताया था कि जब आपको ऐसी कोई इक्वेशन वगैरह दी हुई हो तो आप A इन्वर्स कैसे निकालोगे? इस पूरी इक्वेशन को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो हम A इन्वर्स और तरीका भी है निकाल सकते हैं कि 1/* सारणिक A × एडजॉइंट A वाले फॉर्मूले से भी, पर इस क्वेश्चन में फॉर्मूले से नहीं निकालना है। अगर आप फॉर्मूले से निकालते हो तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो अब देखते हैं A इन्वर्स कैसे निकालेंगे। मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 को A इन्वर्स से गुणा करने पर, जब आप A इन्वर्स से गुणा करते हो तो A² A इन्वर्स + 4a A इन्वर्स -42i A इन्वर्स बराबर 0 को आप चाहे किसी से भी गुणा करो, क्या रहना है? 0। अब हम बात करते हैं। आधार समान होता है, घातें जुड़ती है। जब 2 को और -1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? A आएगा। पर एक बात कल भी मैंने बताई थी, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो, मैं आपसे अगर नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन करता हूँ कि A × A इन्वर्स की वैल्यू कितनी होती है, तब तो आप बोलते हो 1 होता है। पर अब हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में।
और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक का काम मैट्रिक्स में कौन करता है, इकाई मैट्रिक्स, और इकाई मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो मैं इसको +4 और इसको क्या लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, और माइनस के 42 मैट्रिक्स के साथ आई होता है तो उससे मैट्रिक्स के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात है कि आप किसी संख्या को 1 से गुणा करते हो तब वही संख्या वापस आती है, तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी है। अब आई का कोई वैल्यू नहीं है तो इसका सेम ऐसा लिख देंगे, और ये 0। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इस पद का क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। जैसे ही आप पक्षांतरण करते हो तो a + 4i बराबर के बाद 42 ए इनवर्स। ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो -8, 5, 2 और 4 प्लस 4i की वैल्यू क्या होती है, यही होती है, और ये हो गया 42 ए इनवर्स। आई की वैल्यू तो 1001 होती है, पर 4i की है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं इनका ऐड करेंगे। इनका ऐड किस प्रकार करेंगे, अब देखो -8 है प्लस के 4 हैं, उसके बाद 5 + 0 है, उसके बाद 2 + 0 हैं, उसके बाद 4 + 4 हैं, और बराबर के बाद आपके पास 42 ए इनवर्स। इस 42 को यहाँ गुणा में है, आप किस में ले आओ, भाग में, तो 1/42। और अब देखते हैं -4, ये 5, ये 2 और ये 8, तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स। और यही हमें क्या करना था, निकालना था। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम देखते हैं। एक बात मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि हमने एक बात ये पढ़ी थी कि इन्वर्स किसका नहीं निकलता, जिसका सारणिक का मान 0 होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में सारणिक का मान गलती से 0 हो जाए तो आप वहाँ बेझिझक ये बोल सकते हो कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा। अब हम देखते हैं, ये 5.1 यहाँ कंप्लीट हो गई है, और अब हम 5.2 के एग्जाम्पलों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं एग्जाम्पलों के साथ साथ इसकी जो थ्योरी है वो भी प्रूव कर दूंगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और ये तीनों त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला क्या था, वो तो ये था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता था 1/2 ब्रैकेट, इस तरह से आप लिख लो। मैं बाद में बता दूंगा कि इनमें कैसे लगाना है आपको। सबसे पहले यहाँ गिनती स्टार्ट कर दो, 1 2 3, इस 1 को आगे ले आओ 2 3 1, इस 2 को आगे ले आओ 3 1 2। ये फॉर्मूला होता था, पर जो आपके सिलेबस था उसमें ये फॉर्मूला नहीं था, ये उससे पहले वाले सिलेबस में होता था। और ये फॉर्मूला किससे बना हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और सारणिक, तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी साथ साथ आ रहे हैं। अब सारणिक के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो हमने एक्सरसाइज नंबर कितनी पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी, और अब कौन सी पढ़ रहे हैं, 5। 5 में 3 और 4 का कंबाइंड रूप है। अब देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे पहले बाहर तो क्या होता है, 1/2। और अब यहाँ क्या लिखना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फॉर्मूला होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सारणिक, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जब आप इसको सरल करते हो सारणिक के तरीके से, तब अगर ध्यान में है तो क्या आएगा, यही फॉर्मूला बनता है। आप चेक करके देख सकते हो, मैं चेक करके देख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। चेक कैसे करेंगे, देखो
x1 x2 x3 ये बाहर लिखने हैं। बताओ x1 x2 x3 किस में है? C1 में, प्रथम स्तंभ में है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार। आप चाहो तो इसका प्रसार करो 1/2 x1 y1। मैं ये ब्रैकेट लगा दिया, सबसे पहले ये लिखेंगे, ये क्लोज, ये क्लोज। अब इसका मल्टीप्लाई पहले ये करेंगे y2 माइनस अब ये करेंगे y3। उसके बाद x2 का साइन चेंज होगा क्या? होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये क्लोज, ये क्लोज, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, फिर x3 और ब्रैकेट में ये क्लोज y1 माइनस y2। आप मिलाओ, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें सेम है क्या कुछ? 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 है। हमें क्या चाहिए? प्लस। इस माइनस के साइन को आप अंदर भेजो, अंदर भेजते ही ये y3 क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1, और बाकी पूरा का पूरा क्या बन गया? सेम। ये इसी तरीके से बना हुआ है फॉर्मूला, जो हमारी कौन सी क्लास में होता था? 10वीं क्लास में होता था पहले। और अभी भी कक्षा 10 का विविध का एक्सरसाइज नंबर 9 का 8वां क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, तब यही काम लेते हैं, उससे जल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा न करें तो, ऐसा न करें तो हम सीधा भी सोल्व कर सकते हैं इसको। और सीधा सोल्व किस प्रकार करेंगे? जो प्रथम निर्देशांक होता है वो क्या होता है? x1 y1। जो दूसरा निर्देशांक होता है वो क्या होता है? x2 y2। और जो तीसरा निर्देशांक होता है वो क्या होता है? x3 y3। इसमें वैल्यू पुट करो 2 3 1, उसके बाद -5 4 1, उसके बाद 4 3 1। अब काम क्या करें? प्रसार कर लो 1/2 ब्रैकेट, C1 के अनुदिश कर लो, ये 2, ये क्लोज, ये क्लोज, क्या आएगा? 4 - 3। उसके बाद इसका चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 5। चिन्ह क्यों बदलते हैं ये पता है? जो पंक्ति है, जो स्तंभ है, उनका योग विषम संख्या होने पर ही चिन्ह बदलता है। ये दूसरी पंक्ति थी, प्रथम स्तंभ था, कितने हो गए टोटल? 3 थे, विषम था, इसलिए मैंने इसका चिन्ह बदल दिया है। अब बात करते हैं ये 3 - 3, उसके बाद प्लस के 4, ब्रैकेट के अंदर ये क्लोज 3 - 4। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1/2। और ये ब्रैकेट 4 में से 3 गया, 1 को 2 से गुणा करते ही 2, ये 0 हो गई। 3 में से 4 गए, माइनस का 1, 4 से गुणा करते ही माइनस का 4। तो 2 में से 4 गए, कितने आएंगे? माइनस के 2, 1/2 और माइनस के 2। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, 1 आएगा, पर 1 को 1 से गुणा करेंगे -1। ध्यान देना, हमने निकाला क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता है क्या? नहीं होता। इसलिए आप इस पर मापांक लगा देना और यहाँ लिख देना 1, और मात्रक आगे क्या लगाना है? वर्ग इकाई। हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब सेमी दिया होता था, तो क्षेत्रफल में हम सेमी स्क्वायर लगाते थे या वर्ग सेमी लिखते थे, पर यहाँ तो सेमीमीटर तो है नहीं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर को तो लिख देंगे वर्ग और आगे लिख देंगे इकाई। इसको स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, स्क्वायर यूनिट। ये हमने क्या निकाला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। उसमें वैल्यू पुट कर लो, प्रथम निर्देशांक, द्वितीय निर्देशांक और तीसरा निर्देशांक, तीनों की वैल्यू पुट करके उस सारणिक का मान निकालते हो, बाहर 1/2 लगाते हो, जो आंसर आता है वो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है। ध्यान ये रखना कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये बात भी आपके 10th क्लास में आती थी। संरेख। संरेख क्या होता है? एक ही रेखा पर 2 बिंदु तो हमेशा एक रेखा ही बनाते हैं, पर 2 से ज़्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा में होते हैं तो उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? ये बिंदु सभी क्या हैं? संरेख हैं। और संरेख बिंदुओं से कभी भी
कोई भी आकृति का निर्माण नहीं होता, सिर्फ एक रेखा बनती है। इसलिए आकृति का निर्माण नहीं होगा, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल 0 होगा। जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है तो उस चीज़ को हम क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। और बिंदु कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सहरेख होने की शर्त ये होती है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो हम सीधा लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं सहरेख होने के लिए या सहरेख होने की शर्त, यहाँ लिख देना, सहरेख होने की शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0। सहरेख की आपको भले ही कहीं भी कहे, आप सीधा ये लिखो, हम जानते हैं सहरेख होने की शर्त ये होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख दिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सारणिक, और सारणिक में मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 2 1, उसके बाद 8 1 और बराबर के बाद 0। अब देखो यहाँ किसका चिन्ह है? गुणा का। आगे किस में भेजेंगे? भाग में। पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब हम इस सारणिक की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। सारणिक की वैल्यू निकालो तब लिख देना R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। इसको मैंने आगे भेज दिया है। तो हम इतनी चीज को क्या पढ़ेंगे? यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हों और उसको सारणिक का वैल्यू निकालो आप, अगर सारणिक का मान 0 आ जाए तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु सहरेख हैं। अब वैल्यू निकालते हैं। इसको तो मैंने आगे भेज दिया। ये x ब्रैकेट ये क्लोज 2 - 8, उसके बाद +2 चिन्ह बदल दिया मैंने 5 - 8, उसके बाद +1 ये बंद, कितने हो गए? 40 - 16 और बराबर के बाद 0। 2 में से 8 गए माइनस का 6x, 5 में से 8 गए माइनस के 3, माइनस के 6 हो जाएंगे। ये कितने हो गए? 24 प्लस के 24 बराबर 0। ध्यान देना, माइनस के 6x, 24 में से 6 गए प्लस के 18 बराबर 0। तो माइनस के 6x बराबर माइनस के 18, तो भाग देंगे तो माइनस के 18 बटे माइनस के 6, 18 में 6 का भाग देते ही कितना आएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आपके अगर मन में शंका है तो आप x की जगह 3 पुट करो और सारणिक में आप ये तीनों शीर्ष लिखो और लास्ट वाले स्तंभ को क्या लिख लेना? 1 1 1 लिख लेना। उससे हमें पता चल जाएगा उस सारणिक का मान 0 आएगा, तब तो ये सहरेख है, अन्यथा सहरेख नहीं है। सर यहाँ 1 1 क्यों लिखते हैं? यहाँ 0 0 लिख लिया करो। 0 0 लिखने से याद करो आपकी सारणिक के गुणधर्म। यदि किसी सारणिक के सभी एलिमेंट, सारणिक के किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के सभी एलिमेंट 0 हो तो उस सारणिक का मान सदैव 0 रहता है। इसलिए हम इस कॉलम को 1 1 1 नहीं लिखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको 3 निर्देशांक दिए हुए हैं और ये प्रूव करना है कि ये सहरेख है। तो सहरेख की शर्त तो ये होती है कि सारणिक का मान 0 होना चाहिए। देखते हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले यही लिख देता हूँ, सहरेख होने की शर्त हम जानते हैं, वो लिखो तो लिख देना। सहरेख होने की शर्त, सहरेख होने की शर्त होती है कि सारणिक का मान, याद करना है आपको, सारणिक का मान कैसे निकालेंगे? या आप लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा तरीके से कर लेना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0। हाँ, अब करते हैं 1/2 लगाओ तो लगा लेना। अब देखते हैं आगे, BC कोमा A ब्रैकेट कोमा नहीं आने लगानी, B + C और 1, CA B ब्रैकेट C + A 1, AB C ब्रैकेट A + B और 1। अब देखो 1/2 BC, ये मैंने उसमें लिखे हैं फॉर्मूले में, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए। अब BC, इस A को अंदर मल्टीप्लाई करो, AB + AC, CA इस B को अंदर मल्टीप्लाई करो, BC + AB, AB इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, CA + BC। अब 1 1 1। अब देखो
ए बी बी सी ए सी, इन दोनों को जोड़ने पे ए बी बी सी ए सी प्राप्त हो रहा है। ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, इन दोनों को जोड़ने पर सभी में क्या प्राप्त होता है? ए बी बी सी ए सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2। C1 ये है, इसमें ये C2 जोड़ना है। तो त्रिभुज जोड़ना क्यों है? क्योंकि हमने गुणधर्म पढ़ा था कि ये सारणिक को अगर कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को आप जोड़ते हो तो उस सारणिक के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम ये जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सेम कंडीशन यहाँ आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ लिखूँगा ए बी प्लस ए सी। उसके बाद यहाँ लिखूँगा बी सी प्लस ए बी, यहाँ लिखूँगा सी ए प्लस बी सी, एक एक एक। ये पूरा समान है क्या? तो इसको क्या ले लेंगे? कॉमन। तो 1/2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ क्या आएगा? 1 1 1 ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, 1 1 1। बोलो कोई समान है क्या? C1 और C3 समान है, ये हमने गुणधर्म में पढ़ ही लिया। यहाँ लिखूंगा C1 व C3 समान है, इसलिए सारणिक की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ लिख देना कि इसलिए त्रिभुज का, इसलिए तीनों बिंदु संरेख हैं। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ध्यान ये रखना, संरेख नाम कहीं भी आए आपको सारणिक की वैल्यू क्या निकालनी है? 0 निकालनी है। अगर ये पूछ ले x का मान बताओ, तब बराबर में 0 लिख के वैल्यू चालू करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं, ए बी, और 2 बिंदु दिए हैं। ये कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण निकालना है, तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए उसमें चर होने जरूरी हैं। हम पढ़ते हैं कि रेखा का समीकरण x + 3y = 4। 10वीं क्लास में हम ग्राफ की एक्सरसाइज पढ़ते थे, उसमें आता था। इसका मतलब उसमें 2 चर होने जरूरी हैं, 2 चर होने जरूरी हैं। तो ये तो a है, ये b है। मान लेते हैं रेखा पर स्थित बिंदु कोई भी हो, उसका निर्देशांक x, y है। तो माना रेखा पर स्थित बिंदु, माना रेखा ए बी पर स्थित चर बिंदु क्या मान लें? x, y। अब सीधी बात यह है कि ये a है, ये b है, ये दोनों पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं। इसी रेखा पर आपको एक x, y मानना है। तो आप सीधी सी बात बताओ कि इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनता है क्या? नहीं बनता। नहीं बनता तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे कि सारणिक की वैल्यू क्या लेनी है? 0, क्योंकि रेखा का समीकरण निकालना है, और रेखा के समीकरण निकालने के लिए एक ही रेखा पर बिंदु होने जरूरी है। ये दोनों बिंदु तो आपके पास दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तीसरा बिंदु इस रेखा पे मानना पड़ेगा। बिंदु और रेखा पे क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि ताकि हमारे पास चर आए, और चर आने के लिए x और y हमने क्या कर लिया? मान लिया। अब सारणिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से। चाहे 1/2 लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो आगे जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और बराबर में 0। वैल्यू पुट करो आप। x1 y1, x2 y2, वैल्यू पुट करो। 4 3 1 -5 2 1। ये तीसरा x y मानना है, तो यहाँ 1 लिख दो, और बराबर के बाद 0। सोल्व करो इसको। जरूरी नहीं है ये x y एक लास्ट में लिखे, आप बीच में लिख सकते हो, आप ऊपर लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान चेंज होता है तो चिन्ह का फर्क होगा, इससे कोई चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्योंकि समीकरण को -1 से गुणा करते हैं तो भी समीकरण वही रहती है। तो ये ध्यान रखना कि आप इसका प्रसार करोगे तो 4 ये क्लोज 2 - y,
उसके बाद -3 ये क्लोज -5 माइनस एक्स, उसके बाद प्लस का 1 ये क्लोज, तो -5y और -2x बराबर 0। आप 4 का अंदर गुणा करो, 8 माइनस 4y, इसको अंदर गुणा करते ही प्लस के 15, इसको अंदर गुणा करते ही प्लस के 3x, -5y -2x बराबर 0। x वाले पद कौन कौन हैं? यही होंगे। 3x में से 2x जाते ही x बचेगा। ये माइनस के 4y है, ये माइनस के 5y हैं, तो माइनस के कितने हो गए? 9y। 8 और 15 कितने हो गए? 23। और तो कोई अचर पद नहीं है, कांस्टेंट, तो ये हो गए प्लस के 23 बराबर 0। ये क्या आई है? रेखा का समीकरण। तो ये तो रेखा का समीकरण आया है। सर ये फिर क्यों दे रखा है? ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। अलग क्या है? ए बी तो ये है, अगर सी आप इसको मानो तो उसका क्षेत्रफल कितना आता है? 2 आता है, तो आप के का मान निकालो। तो हम ये इस काम साइड में कर रहे हैं। ध्यान देना कि बिंदु सी k, 0 होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? दिया हुआ है क्वेश्चन में। त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2। अब इस 1/2 का रोल है, क्योंकि ये 2 आगे जाके 2 से गुणा होगा। 0 होता है तब तो वहां कोई रोल नहीं होता। तो यहां देना। अब देखो ये लिखने वापस 4 3 1 -5 2 1, और ये क्या लेना है? k 0 1, और आना क्या चाहिए? 2। अब इसको आगे भेजो। माइनस का k नहीं है, k प्लस का ही है। हाँ, अब आप आगे भेजो। इस 2 को आगे भेजते ही 4 होगा। 4 3 1 -5 2 1 k 0 1, और ये 2 आगे जाते ही गुणा होगा, तब कितना हो जाएगा? 4। सारणिक का मान प्लस भी हो सकता है और सारणिक का मान माइनस भी हो सकता है। क्षेत्रफल तो माइनस नहीं होता, पर मान तो सारणिक का आ सकता है। तो हम अब आगे चेक करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। 4 ब्रैकेट ये क्लोज 2 -0, उसके बाद -3 ब्रैकेट में ये क्लोज -5 माइनस के, उसके बाद प्लस का 1 ब्रैकेट में प्लस का 1 ब्रैकेट ये क्लोज 0 -2 के बराबर +-4। इसको जब ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा? 8। माइनस का अंदर करते ही प्लस के 15, माइनस के 3 को अंदर करते ही प्लस का 3 के, और ये माइनस का 2 के, और बराबर +-4। 15 और 8 कितने हो गए? 23। ये प्लस के आगे जाते किसका होगा? माइनस का। 3 के में से के गया के, +-4 -23। एक बार प्लस का साइन ले लो। जैसे आप प्लस का साइन लेते हो तो 4 -23 कितना आएगा? -19। एक आंसर तो ये आ गया। अगर आप ऋणात्मक लेते तो k बराबर -4 -23, तो k का मान आता -27। इस प्रकार आपके 9 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं एक जो नई चीज़ है, वो है क्रेमर रूल, क्रेमर नियम। और क्रेमर नियम किस काम आता है? 2 चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए क्रेमर रूल काम आता है। कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास। 10वीं क्लास तक 2 चर वाले रेखिक समीकरण हल करने की 4 विधियां थी। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी प्रतिस्थापन, उसके बाद थी विलोपन, उसके बाद थी वज्र गुणन, और उसके बाद थी ग्राफी। ये 4 विधि थी कौन सी क्लास तक? कक्षा 10 तक। और अब जो आज हम पढ़ेंगे है तो वही इक्वेशन, देख लो आप चाहिए, पर इनको हल करने का तरीका क्या आ गया? अब क्रेमर नियम। और ये क्रेमर नियम क्या कहता है? क्रेमर नियम के अंदर सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि इसको सारणिक के रूप में लिखना है। और वो सारणिक के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? डेल 1 और डेल 2 इनकी वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले डेल, फिर डेल 1 और फिर डेल 2। डेल से क्या बनाना है, डेल 1 से क्या बनाना है, और डेल 2 से क्या बनाना है। अकेला डेल है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती, मतलब जबकि एकली संख्या लिखी है को नहीं आवे।
अब देखो बात ये करते हैं 2 और यहाँ भी 2 और माइनस का 3 और ये भी 3। चर साथ में नहीं लिखने, जो एक्स वाई है वो नहीं लिखने। 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, 2 2 माइनस 3 3 लिख दिया। अब इतना करने के बाद क्या करना है वो देखो। अब डेल 1 में क्या होगा, डेल 1 के अंदर पहले तो आप एक काम कर लिया करो कि जो ये बराबर के बाद पड़े हैं इनको पक्षांतरण करके इधर ले आओ, तो ये इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, अब करना क्या है वो देखो। अगर इसका पक्षांतरण के बाद रखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब करना क्या है, डेल 1, यहाँ 1 का मतलब है पहले चर को छोड़ना है। बताओ पहला चर कौन सा है, x। इसका मतलब x वाली जगह को आप क्लोज कर लो, तो इसकी जगह कौन आएगा, इसकी जगह ये कांस्टेंट टर्म आएगी। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 3 और 9। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ 9, लिख लिया। अब ये 3 9 तो लिख लिया, तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो वही आएगा जो ये लिखा है, माइनस के 3 और प्लस का 3। ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो डेल 1 था, 1 का मतलब है पहला चर, और पहला चर कौन था, x। तो x वाले पद की जगह ये दोनों पद आएंगे 3 और 9। ये देखो 3 और 9 लिख दिए, फिर माइनस 3 और 3, माइनस 3 और 3। अब बात करते हैं डेल 2 की। डेल 2 का मतलब दूसरा चर। दूसरा चर कौन है, y वाला। अब इसको क्लोज कर ले। मैं जो ये यहाँ हाथ रख रहा हूँ इस बात से गौर कर लेना आप। बताओ पहले क्या नजर आ रहा है, 2 2 2 2 नजर आ रहा है। इसकी जगह क्या आएगा, 3 और 9 आएगा। तो यहाँ 3 और यहाँ 9। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद कि इसकी वैल्यू निकालो। सारणिक है ये, न कि मैट्रिक्स है। 3 को 2 से गुणा करते ही 6, फिर माइनस का साइन। अब ये गुणा करो, माइनस ही 6, ये प्लस के हो जाएंगे। कितना आ गया आंसर, 12। अब इसकी बात करते हैं डेल 1। ये हो गए 9 माइनस, ये हो गए प्लस के 27। कितना आ गया, 36। अब डेल 2 की बात करते हैं, 18 माइनस 6, कितने आ गए, 12। अब देखते हैं, डेल 1 भी आ गया, डेल भी आ गया, डेल 2 भी आ गया। हमें निकालने क्या थे, एक्स वाई के मान निकालने थे। तो एक्स वाई के मान निकालने का तरीका क्या है, हाँ, तो x बराबर क्या होता है, x कौन से को माना था, डेल 1 को माना था या डेल 2 को माना था, डेल 1 को, पहले चर को। तो हम लिखेंगे यहाँ डेल 1 अपॉन डेल। तो फिर y बोलो इसी प्रकार, y कौन सा चर था, दूसरा। तो डेल 2 अपॉन में यही आएगा जो मैन है। तो फिर सर z होता तब क्या करते, तो z होता तो डेल 3 अपॉन डेल। अपॉन में सभी के क्या रहना है, डेल रहना है, जो सबसे पहले निकाला था। अब इसकी वैल्यू बोलो, डेल 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 36 बट्टे डेल की वैल्यू कितनी आई थी, 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। किसका आंसर आया, 3, x का। उसके बाद डेल 2 की वैल्यू बोलो कितनी आई, 12, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 12। तब आंसर कितना आया, 1। किसकी वैल्यू आई, 1 है, y की। ध्यान देना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। आप चाहो तो इन दोनों को इस इक्वेशन में रख के पुट कर सकते हो। ये संतुष्ट करते हैं तो हमारे मान सही हैं, अन्यथा हमारे मान गलत हैं। आप चेक कर लो, x की जगह 3 रखो, y की जगह 1 रखो। यहाँ 3 रखो, 3 को 2 से गुणाते ही 6, माइनस यहाँ 1 रखते ही 3, 6 माइनस 3, 3 आ रहा है। तो ये सही है हमारा आंसर। ये कौन सा रूल था, एग्जाम में एक बार तो ये रूल पूछता है, एक रूल और होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है आयु सिद्धांत, मैट्रिक्स मेथड। अब ध्यान देना, ये कौन सा रूल है, क्रेमर रूल। क्रेमर रूल में क्या बनता है, सारणिक बनती है। जो मैट्रिक्स मेथड है उसमें क्या बनता है, मैट्रिक्स बनती है, वो अलग चीज है। ये तो कौन सा तरीका हो गया, क्रेमर रूल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में यही आया था।
दो चर वाले रेखिक समीकरण दिए हुए थे और इस तरीके से 16 हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसी के दूसरे की बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देता हूं कि इसी के दूसरे में आपको करना है। तो सबसे पहले डेल बोलो। डेल का मतलब इनको छोड़कर बाकी। तो यहां कितना माना जाता है? 1। तो 1 2 1 2 2 4 2 4। सर अब डेल 1 क्या लिखें? डेल 1x को कहते हैं, तो इसकी जगह ये आ जाएंगे 5 10 और बाकी 2 और 4। अब डेल 2 ये क्लोज x वाले क्लोज। डेल 3 का कहे तब z वाले क्लोज। 1 2 यहां से लिखना स्टार्ट करो। इसकी जगह कौन आएगा? 5 और 10। इधर मत ले आना, चिन्ह वगैरह बदलो, वो ऐसा काम नहीं करना है। इनका आंसर निकाल लो। कितना आ गया? 4 - 4 0। इसका देखो डेल 1 20 - 20 0। डेल 2 इसका आंसर 10 - 10। आप ये बताओ, डेल भी 0, डेल 1 भी 0, डेल 2 भी 0। जब सभी सारणिकों की वैल्यू 0 आती है तो उस समीकरण के अनंत हल होते हैं। उस समीकरण के अनंत हल होते हैं। याद करो, आप कक्षा 10 में पढ़ते थे। कक्षा 10 में 2 रेखाएं दी होती थी और अनंत हल कौन सी रेखाओं के होते थे? समपाती रेखाओं के अनंत हल होते थे। और समपाती रेखा होने की शर्त क्या थी? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा बनता है 100% इस क्वेश्चन का। चेक कर लो, चाहे 1/2 2/4 1/2 ही तो होता है, 5/10 1/2 तीनों समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समपाती है और समपाती रेखा के क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो यहाँ आप लिख देना कि इस चूंकि डेल बराबर डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर 0, इसलिए रेखाओं के कितने हल हैं? अनंत हल हैं। सर अब तो ये मान लेते हैं, चलो ऐसा हो तब तो ऐसा कर लेंगे, सभी 0 हो तब अनंत होगा। मान लो यही 0 हो डेल और बाकी 0 न हो। ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 11 में हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, अब बात करते हैं सेम। बस यहाँ एक नया फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ तो डेल 1 डेल 2 में काम चल रहा था और यहाँ डेल 3 और आ जाएगा, कारण कि z आ गया। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले क्रेमर रूल। क्रेमर नियम से डेल में कांस्टेंट टर्म नहीं आती, बाकी सभी आती है। तो इसको छोड़ दो, इन सभी का लिखो। यहाँ कितना माना जाता है? सब में 1 माना जाता है। तो 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3, उसके बाद 1 3 4। समझ में आ गया क्या? ऐसे ये कैसे लिखा? मैंने कांस्टेंट टर्म को छोड़कर बाकी सभी के गुणांक लिखे हैं। अगर माइनस का होता तो मैं माइनस का लिख देता। अब बात करते हैं डेल 1 की। डेल 1 मतलब पहला चर मतलब x वाली की जगह क्या लिखेंगे? 2 5 11। यहाँ लिख दिया 2 5 11, बाकी सेम लिख लो। यहाँ आ गया 2 5 11, बाकी इनको ही लिखना है 1 2 3 1 3 4। कई बच्चे तो यहाँ से देख के लिखते हैं और कईयों का दिमाग ये काम करता है कि अब की बार यहाँ लिखे हैं तो डेल 2 में ये लाइन यहाँ आएगी, डेल 2 में 2 5 11 वाली लाइन बीच में आएगी और बाकी इनमें से लिख लो 1 1 2 1 1 2 और 1 3 और 4 1 3 और 4। सिर्फ डेल 3 कैसे लिखे? बोलो डेल 3 में 2 5 11 वाली लाइन कहाँ आएगी? लास्ट 2 5 11। तो यहाँ दोनों क्या लिखें? यहाँ दोनों इनसे लिखने हैं, न कि इनमें से कोई लिख लो। 1 1 2 1 1 2 और 1 2 3। ये तरीका लिखने का सबके समझ में आना जरूरी है। ये समझ में आ गया तो आगे पूरा खेल हो जाएगा।
अब देखते हैं डेल बराबर 1 ब्रैकेट 1 8 माइनस 9 माइनस 1 ब्रैकेट 4 माइनस 6 प्लस 1 ब्रैकेट 3 माइनस 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? -1, 4 में से 6 गए -2 प्लस 2 हो जाएंगे, 3 में से 4 गया -1। इसका मतलब डेल की वैल्यू कितनी आ गई? ये बात तो पक्की है कि इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर आता तो डेल 1 अपॉन डेल की वैल्यू निकालते हैं, और डेल मतलब अपॉन में 0, अपॉन में 0, इसका मतलब या तो आंसर अनंत होंगे या आंसर होंगे ही नहीं। तो वो देखते हैं। अब डेल 1 की वैल्यू और निकालें। डेल 1 की वैल्यू निकालते ही 2 8 माइनस 9, उसके बाद -1 ये क्लोज 20 माइनस 33, उसके बाद +1 ब्रैकेट ये क्लोज 15 माइनस 22। अब डेल 1 बराबर 8 में से 9 गया -1, -1 को 2 से गुणा करते ही -2, 20 में से 33 गए -13, ये +13, 15 में से 22 गए -7, -9 हो गए तो 13 माइनस 9 4। इसी प्रकार कुछ ना कुछ डेल 2 की आएगी, इसी प्रकार कुछ ना कुछ डेल 3 की आएगी। मेरा कहने का मतलब है डेल तो 0 है और डेल 1 और डेल 2 और डेल 3 नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम ये कह सकते हैं इसका अपोजिट, इसके हल तो पीछे वाले क्वेश्चन के हल कितने थे? अनंत थे। इसका मतलब इसके हल विद्यमान नहीं होंगे, इसके हल विद्यमान नहीं होंगे, और जिसके हल विद्यमान नहीं होते वो निकाय असंगत होता है। असंगत का मतलब कभी भी साथ साथ नहीं होते। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए निकाय असंगत है, वह हल नहीं होंगे। याद होगा 10वीं क्लास में कौन सी रेखा के हल अनंत होते थे? संपाती के। और कौन सी रेखा के हल समांतर रेखा के कोई हल नहीं होता था, और प्रतिच्छेद रेखा के अद्वितीय हल होता था। तो यही बात सेम कंडीशन है यहाँ। हल नहीं होने का मतलब यही संकेत है कि ये सभी रेखाएं कहीं ना कहीं समांतर है या कहीं ना कहीं ये मिलती नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस रेखा का कोई हल नहीं होगा और ये निकाय असंगत। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर जो 12 है उसके बारे में। यही हमें क्रेमर रूल से ही करना है। जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो कि किस तरीके से करें, तब मेरे हिसाब से बेस्ट है क्रेमर नियम, कि आप क्रेमर से ही किया करो क्वेश्चन को। पर तब ये कह दे कि आप आव्यूह सिद्धांत से करो, तब वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम बात करते हैं क्रेमर नियम से। वही डेल लिखेंगे। डेल लिखने का तरीका क्या है? कांस्टेंट टर्म को छोड़ो, बाकी सब लिख लो। 1 2 2 1 2 2, उसके बाद 1 5 1, उसके बाद 1 7 और -1 लिख लिया। अब बात करते हैं डेल 1 की। डेल 1 का मतलब पहला कॉलम चेंज करना है। सिर्फ पहले कॉलम में ये लिखना है 9 52 0, और बाकी सेम लिखने हैं 1 5 1 1 7 -1। डेल 2, अब बात करते हैं डेल 2 की। डेल 2 का मतलब दूसरा कॉलम चेंज करना है कि 9 52 और 0, बाकी सेम लिखने हैं 1 2 2 1 7 -1, सभी ये इसी से लिखने हैं। और डेल 3 में तीसरा कॉलम चेंज करना है। तीसरा कॉलम आना चाहिए 9 52 0। जो यहाँ लिखते हो वो कॉलम चेंज करना है, और कॉलम में लिखना क्या है कि आपका जो ये कांस्टेंट टर्म है वो लिखनी है। बाकी सेम लिखो 1 2 2 1 5 1। अब देखते हैं इसका आंसर निकालता हूँ मैं। 1 ब्रैकेट ऑफ -5 -7 -1 ब्रैकेट ऑफ
-2 -14 प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ 2 -10, तो आपका आंसर आएगा -12 -16 तब +16 हो जाएंगे। उसके बाद -8, ध्यान देना, -8 -12 -20 +16 मतलब आंसर आ गया -4। डेल -4 आने का मतलब आंसर तो आएंगे। अब आएंगे कैसे, वो अभी इसको सोल्व करते हैं। डेल 1 की वैल्यू 9 ब्रैकेट ऑफ ये क्लोज -5 -7, उसके बाद -52, इस 52 का मैंने चिन्ह चेंज कर दिया है, कारण दूसरी पंक्ति थी पहला स्तंभ था, तब ये क्लोज -1 और -1, तो आंसर कितना हो गया, -12 को 9 से गुणा करते ही, 12 को 9 से गुणा करने पे 108 आते हैं, -108 और प्लस के -52 -2 से गुणा करेंगे तब +104 आएंगे, तो आंसर आ गया -4। अब बात करते हैं इसकी डेल 2 की, इसी के अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ मैं सभी। अब C2 के अनुदिश, तो इस 9 का चिन्ह चेंज होगा, इस 9 का चिन्ह चेंज होगा, कारण क्या है, प्रथम पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, 1 और 2 3 होते हैं, तब इसका चिन्ह चेंज कर दिया। ये मैंने C2 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ। इसके अनुदिश प्रसार क्यों किया, क्योंकि इसमें एक 0 है, ताकि मैंने उसको सोल्व न करना पड़े। तो 9 लिख लिया, माइनस का ब्रैकेट, ये क्लोज -2 -14। अब इस 52 का चिन्ह चेंज नहीं करना है, क्योंकि दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। अब -1 और -2, -1 और फिर ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये दोनों गुणा करेंगे, हो गया। अब आंसर आएगा -9 -16 को 9 से गुणा करते ही 144 आते हैं, प्लस के 144। अब माइनस का 52 को 3 से गुणा करते ही 156 आएगा, 156 माइनस करते ही -12 आ गई। अब बात करते हैं डेल 3 की, डेल 3 की करेंगे तब 9, इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा तो ये क्लोज 2 -10, उसके बाद -52, इसका चिन्ह चेंज होगा, कारण दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, 2 और 3 5 होते हैं, तब इसका चिन्ह चेंज कर दिया, ये क्लोज 1 -2, तो आंसर आएगा आपका डेल 3 का 2 में से 10 गए माइनस का 8, 8 को 9 से गुणा करते ही 72, माइनस के 72 और 1 में से 2 गया प्लस का 52, तो आंसर आ गया -20। ये डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू आई है। अभी हमें किसकी निकालनी है, x y और z की, इसलिए x बराबर डेल 1 अपॉन डेल 1 की वैल्यू कितनी थी, -4 बटे डेल की वैल्यू कितनी थी, -4, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। अब इसी प्रकार y की वैल्यू डेल 2 अपॉन डेल, बोलो डेल 2 की वैल्यू कितनी थी, डेल 2 की वैल्यू थी आपकी -12 और डेल की वैल्यू कितनी आई, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब z की वैल्यू डेल 3 अपॉन डेल, अब बोलो डेल 3 की वैल्यू कितनी थी, -20 अपॉन डेल की वैल्यू कितनी थी, -4, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई, 5। x का आंसर भी आ गया, y का भी आ गया और z का भी आ गया। आपके मन में शंका हो तो आप में से इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर ये साइड वाले आने चाहिए, चेक कर लो, चाहिए x की जगह 1 y की जगह 3, तो 1 + 3 4 प्लस y z की जगह 5, 1 + 3 + 5 9 ही होते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप चाहो तो इसमें रख लेना, चाहो तो इसमें रख लेना। ये तो कौन सा रूल था, क्रेमर रूल। क्रेमर नियम से आपको जब इक्वेशन को हल करने के लिए बोले तो आप डेल 1 डेल 2 डेल 3 इनकी वैल्यू निकालो और आप x की वैल्यू निकालो, तब तो डेल 1 अपॉन डेल, y की वैल्यू निकालो तब डेल 2 अपॉन डेल और z की वैल्यू निकालो तब डेल 3 अपॉन डेल। उसके हिसाब से आप x y z की वैल्यू निकाल लेना। गलती से इस डेल का मान सबसे पहले वाले का 0 आ जाए तब प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि इसका आंसर आएगा या अनंत आएंगे या नहीं आएगा, या तो नहीं आएगा या अनंत आएंगे। अब वो डिसाइड कौन करेगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू। अगर उनकी भी 0 हो गई तब तो उसके हल अनंत होंगे, और अगर उनकी वैल्यू 0 न हो तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह उसका कोई हल
नहीं होगा और वो निकाय असंगत होगा। कोई हल नहीं होता, वही असंगत होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्वेश्चन सेम वैसा ही नजर आता है, पैटर्न चेंज हो गया। क्या विधि दूसरी लग जाएगी अब, आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत क्रेमर से तो करोगे तो आप कर लोगे आराम से। तो आव्यूह सिद्धांत क्या बला है, क्रेमर में तो सारणिक काम आती थी और आव्यूह सिद्धांत में मैट्रिक्स बनेगी आपके पास। तो सर ये मैट्रिक्स किस प्रकार बनानी है वो देखते हैं। मैट्रिक्स बनाने का तरीका मैं यहां लिख रहा हूं, ए बी एक्स और बी, हमेशा ऐसे लिख लिया करो। ए से क्या बनाना है, ए से वही चीज बनानी है जो आप सबसे पहले क्रेमर रूल में डेल बनाते थे। क्रेमर रूल में डेल बनाते किससे थे, इसको छोड़कर बाकी सभी से बनाते थे। तो सेम यही तरीका काम लेना है आपको। ये तरीका कैसे काम लोगे, 5 1 -3 और 2। ये क्रेमर में डेल ही तो होता था और यहां आव्यूह सिद्धांत में इसको क्या मानना है, ए मानना है। नाम चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप ए ही मानो, इसको बी मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको सी मान लो, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये एक्स क्या है, एक्स तो हम चर कांस्टेंट राशि को नहीं मानते, अचर राशि को, वेरिएबल को मानते हैं। तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल कौन कौन है, एक्स और वाई। तो यहां लिखेंगे एक्स और यहां लिखेंगे वाई। इस प्रकार ही लिखने हैं। क्यों इस प्रकार क्यों लिखे, क्योंकि जब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा होता है तब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा होती है। मैट्रिक्सों का गुणा करने का तरीका ये होता है, तब हम जो आप चर राशि को लिखते हो उस टाइम उस चर राशि को किस में लिखो, स्तंभ में लिखो एक। अगर जेड होता तो मैं यहां जेड और लिख देता, ठीक है। अब क्या बच गया, बी। बी अब कौन सा होना चाहिए, आप ही दिमाग लगाओ। जो कांस्टेंट राशि है, जिनके साथ एक्स वाई नहीं है और जो बराबर के बाद है, लिखो उनको। क्या आएगा, 2 और 3। ये तीनों किस प्रकार लिखे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। जो क्रेमर रूल में सबसे पहले आप सारणिक लिखते थे वो यहां क्या लिखेगी, ए। आप नाम चेंज कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ए लिखोगे पर यहां क्या बनानी पड़ेगी, मैट्रिक्स, न कि सारणिक। वहां क्रेमर रूल में सब क्या होती थी, सारणिक। एक्स में क्या लिखना है, जो आपके पास चर राशि है, जो ABCD है, यहां क्या है, एक्स और वाई है, तो एक्स वाई। किस में लिखने हैं, एक स्तंभ में लिखने हैं, पंक्ति में नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने, क्योंकि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल यही कहता है कि प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई होती है। और बी में क्या लिखना है, जो इन इक्वेशनों की बराबर के बाद वैल्यू है वो लिखनी है। इतना लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, आव्यूह सिद्धांत से। आव्यूह सिद्धांत क्या कहता है, मैं वो बात यहां लिख रहा हूं, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी। ये कहां से आया, ए की जगह ये लिखो, अगर लिखते हो तो एक्स की जगह ये लिखो, बराबर बी की जगह ये लिखो। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करोगे तब आपके पास ये इक्वेशन ही बनेगी। चेक कर सकते हो लिखना चाहो तो, पर मैं इसको चेक नहीं करूंगा। नहीं करने का पीछे कारण है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की। और इनमें से बताओ एक्स वाई कौन है, इसमें से एक्स वाई कौन है, ये कैपिटल एक्स है। हमें ये निकालना है, ये निकालना है। इसका मतलब इसको आगे भेजना पड़ेगा। देखो मैट्रिक्स में ऐसा कभी भूल चूक के मत कर देना कि x बराबर b बटा a, ये गलत है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा वो देखो मैं बताता हूं। इस इक्वेशन को आप a इनवर्स से क्या कर लें, गुणा कर लें। अब गुणा कैसे करेंगे, a इनवर्स पहले लगाया है, इसमें मैंने a इनवर्स इससे पहले लगाया है x। तो बताओ इस b के आगे लगाना है a इनवर्स,
इसके पीछे नहीं लगाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इसमें ए इनवर्स आगे लगाया है तो यहाँ भी ए इनवर्स आगे ही लगाना है, यहाँ कभी भी पीछे मत लगा देना। अब इससे ये क्या हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ए इनवर्स बी। आप भूल चुक के ये मत कर देना कि ये ए इनवर्स बाद में लगा दो। ax बराबर b था तो ये a कब कैंसिल होगा, जब आप यहां a इनवर्स लिखोगे तब कैंसिल होगा। पहले लिखा तो इसमें भी मैंने पहले लिख दिया। बताओ x की वैल्यू क्या आई, a इनवर्स b। a आपके पास ये है तो इनवर्स निकालना पड़ेगा, और इनवर्स निकालना हमने कल सीखा था। कौन सा फॉर्मूला था इनवर्स निकालने का, 1 सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। और वो करेंगे, देखो इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ और पहले निकालता हूँ a इनवर्स का मान, a इनवर्स बराबर 1 सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। अब बताओ सारणिक a की वैल्यू बताओ पहले तो, इस a को सारणिक मानते हुए आंसर निकालो। 10 माइनस ये दोनों गुणा करो +3 कितना हो गया 13। एडजॉइंट a और बताओ इसका 2 इंटू 2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि इन दोनों एलिमेंटों को परस्पर बदलना है। परस्पर बदलेंगे तो ये 2 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, और इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो एडजॉइंट भी आ गई, सारणिक भी आ गई, इसलिए ए इनवर्स क्या होगा 1/13 और ये 2 3 -1 5 इतना लिख लिया। ये ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रखने पर तो x बराबर ए इनवर्स की जगह 1/13 2 3 -1 5 और b की वैल्यू देखो इधर 2 3 करो मल्टीप्लाई। 1/13 को बिल्कुल ही नहीं छेड़ना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से गुणा करते ही 4, 3 को 3 से करते ही 9। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से हो गई। अब दूसरे की बारी आ गई। यहाँ रो चेंज करते ही नीचे लिखो, -1 को 2 से करते ही -2, 5 को 3 से करते ही +15। देखो आंसर x बराबर ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, दोनों ही 13 हो गए। इस 13 का अंदर भाग दो तो 13/13 कितना होगा 1। यहाँ भी 13/13 कितना होगा 1। इस कैपिटल X की वैल्यू बोलो ऊपर से, इस कैपिटल X की वैल्यू ऊपर से x y तुलना करो, दोनों की तुलना करो। x की जगह यहाँ कितना है 1, y की जगह यहाँ कितना है 1। इस प्रकार हमारे पास x और y के मान दोनों क्या आ गए 1 1। चेक कर सकते हो, यहाँ 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो। 5 एकम 5 -3 2, 1 रखो, 1 + 2 एकम 2, 1 और 2 कितने हो गए 3। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ध्यान ये रखना, ये हमने कौन सा तरीका सीखा है अभी, आव्यूह सिद्धांत। क्या सीखा है, आव्यूह सिद्धांत। और जो पहले सीखा था वो कौन सा था, क्रेमर नियम। मेरे हिसाब से अगर किसी क्वेश्चन में कोई तरीका न दे और ये कहे कि इन इक्वेशनों को सोल्व करो, तब आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, क्रेमर नियम। और जब कहे तब आप आव्यूह सिद्धांत से सोल्व करो। तब हमेशा ध्यान रखो, ए तो किसको मानना है, जो हम क्रेमर में सबसे पहले मानते थे। एक्स किसको मानना है, जो चर राशि है। बी किसको मानना है, जो बराबर के बाद लिखे हुए, मतलब अकेली संख्याएं हैं, कांस्टेंट टर्म। और उसके बाद ये लिखने के बाद आप सीधा ये लिख देना कि आव्यूह सिद्धांत से हम जानते हैं ax बराबर b होता है। ax बराबर b होता है तो सीधा x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b। ये कभी भी उल्टा मत लिख देना, b a इनवर्स लिखते ही आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, x बराबर a इनवर्स b लिख देना। a इनवर्स कहाँ से निकालेंगे,
जो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में कल हमने पढ़ा था कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। जिस सारणिक ए का मान 0 होता है उस मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स नहीं निकलता है। ये बात ध्यान रखना। ये निकालने के बाद समीकरण 1 में इसकी वैल्यू पुट करना, ये बाहर पड़ा रहने देना, इन दोनों का गुणा करोगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सब एक एक एलिमेंट आएंगे इस तरीके से, एक एक आएंगे, कारण कि यहाँ भी एक एक है, और इसका तुलनात्मक अध्ययन करते ही आपके पास x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार आपके 13 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए।